हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं पीसीएस मंत्रा द्वारा संचालित यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज। ये हमारा छठा टेस्ट है और आज का ये जो टेस्ट है ये फुल लेंथ जीएस का फुल लेंथ टेस्ट है। और ये टेस्ट जो है आपके सिर्फ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए नहीं, प्रीलिम्स पीसीएस के साथ साथ ही आपका आरओ एआरओ और साथ ही बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप तीनों एग्जाम में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर सॉल्व करिए। तो ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। साथ ही आप वीडियो हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त स्थल लहुरादेव उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, श्रावस्ती या फिर गोरखपुर। तो ये जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो यह संत कबीर नगर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लहुरादेव जो है यह संत कबीर नगर में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अहम ब्रह्मास्मि नामक कथन किस ग्रंथ में वर्णित है? छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या फिर कठ उपनिषद। किसमें ये जो है अहम ब्रह्मास्मि नामक वाक्य जो है कथन जो है यह वर्णित है? तो यह वर्णित है आपके बृहदारण्यक उपनिषद में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बृहदारण्यक जो उपनिषद है यह शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। जो यजुर्वेद है इसके दो पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है यह शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि शुक्ल यजुर्वेद का ये एक उपनिषद है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौलमार्गी और समयाचारी इन दोनों शब्दों का संबंध किस धर्म से है? शाक्त धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या फिर शैव धर्म। किनसे इसका संबंध है? तो इनका संबंध जो है यह शाक्त धर्म से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? अश्वघोष चौथी बौद्ध संगीत के मुख्य अतिथि, वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष। ऑप्शन सी है पार्श्व इन्हीं के कहने पर चौथी बौद्ध संगीत बुलाई गई। ऑप्शन डी धन्वंतरी कनिष्क कालीन आयुर्वेदाचार्य। कौन सा इसमें गलत सुमेलित है यह पूछा गया है। तो यहाँ पे जो कथन गलत सुमेलित है वह है ऑप्शन डी धन्वंतरी। जो यहाँ पे दिया हुआ है कनिष्क कालीन आयुर्वेदाचार्य, ये यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। धन्वंतरी जो थे या चिकित्सक थे जो कि कनिष्क के समकालीन थे, यानी कि कनिष्क के काल से ये संबंधित थे, ये आयुर्वेदाचार्य नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यह गलत सुमेलित है, बाकी ऊपर के ऑप्शन तीनों जो हैं वो सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम बादामी के चालुक्य शासकों ने अभिलेखों में कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया। दूसरा कथन है सर्वप्रथम बेगी के चालुक्य शासकों ने अभिलेखों में तेलुगु भाषा का प्रयोग किया। अब नीचे पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है चोलों के सिक्कों को काशू कहा जाता था। दूसरा कथन है चोलों के स्वर्ण सिक्कों की निधि धवलेश्वरम में प्राप्त हुई है। तीसरा कथन है इनके सिक्कों पर बाघ, मछली एवं धनुष की आकृति का अंकन है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? सही कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी। दूसरा पॉइंट है मत्स्य पुराण सातवाहन वंश की जानकारी। तीसरा पॉइंट है वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका यहाँ पे जो सही सुमेलित है यानी कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की ही जानकारी है, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी है और साथ ही वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी है। तो तीनों कथन यहाँ पे सही सुमेलित है पहले से। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बादामी की गुफाएं किस धर्म संप्रदाय को समर्पित हैं? शैव व तारा संप्रदाय को, वैष्णव को, जैन और बौद्ध को, शैव, वैष्णव और जैन को। तो बादामी की गुफाएं किस धर्म संप्रदाय को समर्पित हैं? तो ये गुफाएं जो हैं ये वैष्णव, शैव और जैन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बादामी गुफा जो है, या बादामी गुफा मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में बागलकोट जिले के बादामी ऐतिहासिक नगर में स्थित है। यहाँ कुल 4 गुफाएं हैं, जिसमें पहली शैव धर्म को, दूसरी व तीसरी वैष्णव धर्म को, व चौथी गुफा जैन धर्म से संबंधित। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस प्रांतीय राजवंश में अफ्रीकी व्यक्ति सुल्तान बना? बंगाल, जौनपुर, मालवा या फिर गुजरात, किसमें बना था? तो ये बना था बंगाल में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में फखरुद्दीन ने 1340 में स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की। बाद में बंगाल में ही इलियास शाह ने शमसुद्दीन इलियास शाह की उपाधि के साथ बंगाल पर शासन किया। इस बंगाल में इलियास शाही वंश का संस्थापक माना जाता है। इसी वंश में 1459 में रुकनुद्दीन बख्श शाह सुल्तान बना। इसने अपनी सेना में बड़ी मात्रा में अफ्रीकी दासों को नियुक्त किया। तो कालांतर में इन्हीं अफ्रीकी सेनानायक, जिसका नाम मलिक अंदील था, जो कि बहुत प्रभावशाली हो गया, और वह 1487 में सैफुद्दीन फिरोज की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। भारतीय इतिहास में यह प्रथम बार था जब कोई अफ्रीकी व्यक्ति सुल्तान बना। कौन बना था सबसे पहले? तो मलिक अंदील बना था 1487 में। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, बंगाल में ये हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सल्तनतकालीन सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य की कुल आय का ब्यौरा तैयार करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिर अलाउद्दीन खिलजी, किसने तैयार करवाया? तो यह तैयार करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शरण संप्रदाय के प्रवर्तक कौन संत हैं? चैतन्य, वल्लभाचार्य, शंकरदेव, आचार्य कीर्तिनाथ। तो यहाँ पे एक शरण संप्रदाय के जो संत हैं वह शंकरदेव हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सिखों के स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब का शिलान्यास किया था? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, मियाँ मीर ने या फिर मोहम्मद गौस ने? किसने जो है सिखों के स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब का शिलान्यास किया था? तो इसका शिलान्यास किया गया था गुरु रामदास ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, और गुरु अर्जुन देव ने 1589 में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। तो हरमंदिर साहिब के निर्माण का शिलान्यास कादरी संप्रदाय के सुप्रसिद्ध संत मियाँ मीर ने किया था। तो अब इसका जो शिलान्यास है यह मियाँ मीर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में से कौन पूर्व में शेरशाह सूरी की सेवा में था? अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल, तानसेन या फिर मुल्ला दो प्याजा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा टोडरमल। टोडरमल जो थे यह पहले शेरशाह के शासन में सेवा किए, फिर उसके बाद अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के दौरान केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध के विषय में सुझाव देने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? फ्लाउड आयोग, नियमर समिति, अमीनी समिति या फिर वुडहेड समिति? किसका यहाँ पे केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध के विषय में सुझाव देने के लिए गठन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, नियमर समिति का गठन हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नियमर समिति का जो गठन है 1936 में हुआ था, जिसे केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के विषय में सुझाव देना था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रांति को 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है? बेल्लौर विद्रोह, भील विद्रोह, बघेरा विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह? तो यहाँ पे बेल्लौर विद्रोह को 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बेल्लौर विद्रोह जो है यह 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य, जो कि अब तमिलनाडु है, राज्य के शहर बेल्लौर में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक पिंडारी नेता नहीं था? बाबा अहिरकर, वाशिल मोहम्मद, करीम खान, चीतू? कौन से इसमें ऐसे थे जो कि पिंडारी नेता नहीं थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा अहिरेकर जो थे यह पिंडारी नेता नहीं थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाबा अहिरकर जो थे यह गडकरी विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इन प्रमुख किसान सभा को उनके स्थापना वर्ष के साथ सुमेलन के गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। अवध किसान सभा 1920, उत्तर प्रदेश किसान सभा 1928, बिहार किसान सभा 1929, अखिल भारतीय किसान सभा 1936? कौन सा यहाँ पे गलत है उसको यहाँ पे चिन्हित करना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उत्तर प्रदेश किसान सभा 1928, यह यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यह 1918 रहेगा इसका सही डेट।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अवध किसान सभा 1920 बिल्कुल सही है। बिहार किसान सभा 1929 ये भी सही है। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 बिल्कुल सही यहाँ पे सुमेलित है स्थापना वर्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका जो उत्तर प्रदेश किसान सभा है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1918 में ये स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1939 की प्रौढ़ शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, जियाउद्दीन अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर सैयद महमूद। तो कौन थे 1939 की प्रौढ़ शिक्षा समिति के अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष जो थे यह थे डॉक्टर सैयद महमूद। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस केस के बंद अभियुक्तों की रिहाई के लिए सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को पत्र लिखा था? मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, पेशावर षड्यंत्र केस या फिर नौसेना विद्रोह केस? तो यहाँ पे मेरठ षड्यंत्र केस जो हुआ था उसके जो अभियुक्त थे जो जेल में बंद थे उनकी रिहाई के लिए सुप्रसिद्ध जो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने ब्रिटेन के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम के मैकडोनाल्ड को उनको इन्होंने पत्र लिखा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये विद्रोह कब हुआ था? तो ये 20 मार्च 1929 को हुआ था जिसमें 33 वामपंथियों को अंग्रेजों ने जो है बंदी बनाया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र केस। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सी पत्रिका बम तथा हथियार बनाने की गुप्त पत्रिका थी? वंदे मातरम, संध्या, युगांतर या फिर भवानी मंदिर? तो यहाँ पे भवानी मंदिर जो थी यह बम तथा हथियार बनाने की गुप्त पत्रिका थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भवानी मंदिर का प्रकाशन 1904 में कोलकाता से वरिंद्र कुमार घोष द्वारा किया गया। यह बम तथा हथियार बनाने की गुप्त पत्रिका थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा व्यक्तित्व क्रांतिकारी उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? स्वामी सहजानंद सरस्वती, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, शिवराम हरि राजगुरु, भगवती चरण बोहरा। कौन इसमें से जो है वह भारत में उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे शिवराम हरि राजगुरु जो है या उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये महाराष्ट्र के पुणे जिले से संबंधित थे, ये उत्तर प्रदेश से नहीं थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी स्वामी सहजानंद सरस्वती, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और भगवती चरण बोहरा ये तीनों लोग जो थे यह उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आइडियल ऑफ सोशलिज्म किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सरदार भगत सिंह या फिर सुखदेव? किसकी रचना है ये? तो ये रचना है आपकी सरदार भगत सिंह की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। दूसरा कथन है बेब मिलर नामक पत्रकार महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में साथ था। तीसरा कथन है भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भाग नहीं लिया। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सही कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा जो है यह सही नहीं है क्योंकि बेब मिलर जो थे यह सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के आंदोलन में थे गांधी जी के साथ। यहाँ 1942 में यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो थे वह यहाँ पे लुई फिशर थे। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला एवं तीसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त उपाधि प्रदान की थी? तो देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस जी को महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किस नेता ने गोवा को स्वतंत्र करने के लिए एक आंदोलन चलाया था? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, टी.के. माधवन या फिर प्रोफेसर एन.जी. रंगा? किसने जो है गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए एक आंदोलन चलाया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए एक आंदोलन 18 जून 1946 को चलाया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? गोंडा, मिर्जापुर, मुरादाबाद या फिर आजमगढ़? तो इसकी स्थापना जो है यह गोंडा में की जा रही है, मां पाटेश्वरी देवी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्वीडन की साप पहली विदेशी कंपनी है जिसने भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त किया है। दूसरा कथन है, वर्तमान में भारत में स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में केवल 74% FDI की अनुमति है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? सही कथनों पर यहाँ पे विचार करना है, तो दोनों यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जनवरी 2024 में भारत ने अपनी नई जलवायु नीति की घोषणा की। दूसरा कथन है, इस नीति का मुख्य उद्देश्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करना है। तीसरा कथन है, नीति के तहत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। अब नीचे दिए गए कोड का चयन करके यहाँ पे सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो तीनों कथन ये दिए हैं, तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस देश के लेखक पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो पॉल लिंच को जो है, ये किस देश के हैं? तो पॉल लिंच जो हैं ये आयरलैंड के हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत की सबसे लंबी समुद्री पुल अटल सेतु का निर्माण मुंबई में किया गया। दूसरा कथन है, अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर है या मुंबई और नवी मुंबई शहरों को जोड़ता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? सत्य कथन पे यहाँ पे विचार करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई? यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या फिर डिफेंस कॉरिडोर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है। स्टेट्स एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर भूमि पर सौर सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों के नेटवर्क सूची में ग्वालियर को किस क्षेत्र के तहत शामिल किया गया है? साहित्य, फिल्म, संगीत या फिर मीडिया? तो ग्वालियर को जो है यहाँ पे संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में साल्टन सागर में लिथियम भंडार की खोज की गई है। दूसरा कथन है, साल्टन सागर का संबंध दक्षिण अमेरिका से है। साल्टन सागर का संबंध दक्षिण अमेरिका से है। यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा कथन क्यों सही नहीं है? तो दूसरा कथन यहाँ पे जो दिया हुआ है कि साल्टन सागर जो है यह दक्षिणी अमेरिका से संबंधित है, तो ये गलत है। ये दक्षिणी अमेरिका से नहीं, उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? UNDP, यूनेप, WTO या फिर वर्ल्ड बैंक? किसके द्वारा जारी की जाती है ये? तो स्टेट ऑफ फाइनेंस ऑफ नेचर जो रिपोर्ट है यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पोर्टल यानी कि यूनेप के द्वारा जारी की जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 7वां, 8वां, तीसरा या फिर पहला? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो स्थान है यह 7वां है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 7वां स्थान भारत का है। नेक्स्ट प्रश्न है, साथी पोर्टल निम्न में से किस मंत्रालय की पहल है? साथी पोर्टल शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर शिक्षा और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो साथी पोर्टल जो है यह शिक्षा मंत्रालय का जो है एक पहल है। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, वर्ष 2016 में भारत ने पनडुब्बी INS अरिहंत को कमीशन किया। दूसरा कथन है, यह पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से चलती है। तीसरा कथन है, INS अरिहंत भारतीय नौसेना की पहली परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी है। तो यहाँ पे कौन सा जो है कथन सही है? सही कथन का आंसर करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये तीनों कथन दिए हुए हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, प्राची यादव
ओजस प्रवीण देवताले या फिर अदिति गोपीचंद को। तो किसको मिलेगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को दिया जाएगा, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा पिनाका क्या है? मिसाइल टैंक, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली, परमाणु मिसाइल या फिर बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहाँ पे पिनाका जो है यह आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एस जयशंकर, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या फिर जयदेव मोहंती। तो व्हाई भारत मैटर्स जो है यह पुस्तक लिखी गई है एस जयशंकर के द्वारा, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत ने अपने पहले स्वदेशी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया। दूसरा कथन है, यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत युद्धपोत है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे पहला कथन भी सही है और दूसरा भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, जनवरी 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल मुद्रा यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की पायलट परियोजना शुरू की है। दूसरा कथन है, इस डिजिटल मुद्रा का उद्देश्य नकदी की जरूरतों को पूरी तरह से खत्म करना है। यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो इसका यहाँ पे पहला कथन सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो दूसरा कथन दिया हुआ है कि इस डिजिटल मुद्रा का उद्देश्य नकदी की ज़रूरत को पूरी तरह से ख़त्म करना है, ये गलत है। यहाँ पे जो CBDC है इसका जो मेन उद्देश्य है यह है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, ये नहीं कि पूरा नकदी व्यवस्था को ख़त्म कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दूसरा पॉइंट है वो गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अपने पहले हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन का उद्घाटन किया। दूसरा है, यह ट्रेन विशेष रूप से दिल्ली मुंबई मार्ग पर चलेगी। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। तो पहला कथन सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं दूसरा गलत क्यों है। तो यहाँ पे दूसरे में दिया हुआ है कि यह ट्रेन विशेष रूप से दिल्ली मुंबई मार्ग पर चलेगी। तो ये जो ट्रेन है यह विशेष रूप से दिल्ली मुंबई मार्ग पर नहीं चलेगी, बल्कि इसे विभिन्न मार्गों पर परीक्षण के लिए चलाया जाएगा। तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 2024 में भारत ने अपनी नई कृषि नीति की घोषणा की। दूसरा कथन है, इस नीति का उद्देश्य किसानों की आय को 2025 तक दोगुना करना है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही हैं या फिर कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार मिला? तो यह दिया गया है नीरज चोपड़ा जी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति की स्थापना विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में की गई। दूसरा कथन है, विजयवाड़ा में स्थापित इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया। तीसरा कथन है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति की स्थापना वाशिंगटन USA में की गई है। चौथा कथन है, अमेरिका में स्थापित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। अब यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे आपका जो है पहला कथन, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति की स्थापना जो है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में की गई है, बिल्कुल सही है। साथ ही तीसरा कथन यहाँ पे जो दिया हुआ है कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति की स्थापना वाशिंगटन यानी कि USA में की गई है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा सही है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा की गई गणना के अनुसार भारत में कुल 718 हिम तेंदुए हैं। दूसरा कथन है, भारत में हिम तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या अरुणाचल प्रदेश में है। अब यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे पहला कथन सत्य है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि
सबसे ज़्यादा जो हिमतेंदुओं की संख्या है यह लद्दाख में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला यहाँ पे सही होगा। तो इस वजह से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 26 जनवरी 2024 को भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। दूसरा कथन है गणतंत्र दिवस समारोह 2024 की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है। तीसरा कथन है भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। अब कौन से कथन इसमें से सत्य हैं? तो यहाँ पे ये जो तीनों कथन दिए हुए हैं, ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने भारत के सबसे पहले ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो ये जो सबसे पहले ऑक्सीजन पार्क की स्थापना की गई है, इसका उद्घाटन किया गया, यह किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया? गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो यह किया गया है हरियाणा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 के 9वें संस्करण का अनावरण कार्यक्रम 8 जनवरी 2014 को हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को यहाँ पे सूची 2 से सुमेलित करना है। मैथन परियोजना जो कि धनबाद झारखंड में है, यह किस नदी पर है? तो यह आपका बराकर नदी पर हो जाएगा। सलाल परियोजना जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह स्थित है आपकी चिनाब नदी पर। राणा प्रताप सागर परियोजना जो है यह स्थित है चंबल नदी पर। और टिहरी परियोजना जो है यह आपकी स्थित है भागीरथी नदी पर। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3 1 4 2। 3 1 4 2 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के संदर्भ में है। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं। दूसरा है भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। अब यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा पहला यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि कैस्पियन सागर में नहीं, ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता या करते हैं? एल नीनो, पश्चिमी जेट धाराएं, तिब्बत का पठार। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो इसमें से ये जो तीनों कारक हैं, ये तीनों कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो एक तरफ खनिज क्षेत्र है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। बरगन पहाड़ी, तो बरगन पहाड़ी जो है यह कुवैत में है, एक का एक हो जाएगा। आबादान जो है, आबादान जो क्षेत्र है यह स्थित है आपका ईरान में, बी का दूसरा हो जाएगा। समारिंदा जो है यह स्थित है कहाँ पे आपका? तो समारिंदा जो है यह इंडोनेशिया में स्थित है, ये भी सुमेलित है। हिरेन जो है यह सऊदी अरब में स्थित है। तो यहाँ पे तीनों जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 इसका सही कूट होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। म्यूनिख स्थान दिया हुआ है और उद्योग दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो म्यूनिख जो है यह जापान या जर्मनी में स्थित है और साथ ही यह रसायन के लिए फेमस है, रसायन उद्योग के लिए फेमस है। तो ए का हो जाएगा पहला। न्यूकैसल जो है यह जलयान उद्योग है जो कि ब्रिटेन में स्थित है, तो बी का हो जाएगा दूसरा। ल्यूबेक, तो ल्यूबेक जो है यह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। और ब्रेडफोर्ड जो है तो यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? एक तरफ बंदरगाह, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। न्यू ऑरलियंस, मिसिसिपी, फ्रैंकफर्ट, ओडर, मार्सलीज, एल्ब, सेंटोफे, पराना। कौन सा यहाँ पे जो है वह सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो मार्सलीज एल्ब दिया हुआ है, यह मार्सलीज जो है यह एल्ब नदी के किनारे स्थित नहीं है।
तो एल्ब जो है या एल्ब नदी के तट पर हैम्बर्ग बंदरगाह स्थित है। मार्सलीज जो है यह सीन नदी के तट पर स्थित है। और बाकी न्यू ऑरलियंस मिसिसिपी बिल्कुल सही सुमेलित है। फ्रैंकफर्ट ओडन नदी के किनारे स्थित है। और सेंटोफे जो है यह पराना नदी के किनारे स्थित है। मार्सलीज जो है यह सीन नदी के किनारे स्थित है, एल्ब नदी के किनारे स्थित नहीं है। चूंकि पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जात एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। तो क्यू जनजाति जो है यह केन्या से संबंधित है। लाइप्स जो है यह रूस से संबंधित है। लाई जो है, लाई जनजाति यह म्यांमार के चिन पहाड़ियों में पाई जाती है। तो यहाँ पे सी का पहला हो जाएगा। इनका जो है यह पेरू में पाई जाती है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जलेपला दर्रा नागालैंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पे दिया हुआ है जलेपला दर्रा नागालैंड, यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। इस दर्रे से भूटान जाने का मार्ग है। तीस्ता नदी इसी दर्रे से होकर बहती है। इसी के द्वारा इस दर्रे का यानी कि तीस्ता नदी के द्वारा ही इस दर्रे का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही। नीति दर्रा जो है यह उत्तराखंड में है, और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर अवस्थिति का सही क्रम है। तो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर जो पहाड़ियों का यहाँ क्रम दिया है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो मैकाल, महादेव और फिर सतपुड़ा। पूर्व से पश्चिम यानी कि सबसे पहले मैकाल होगा, फिर महादेव होगा, और सबसे पश्चिम में सतपुड़ा पड़ेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लक्षद्वीप में स्थित बैरन ज्वालामुखी भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा कथन है, एंड्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तीसरा कथन है, पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे जो बैरन ज्वालामुखी है या अंडमान द्वीप पर स्थित है, ना कि लक्षद्वीप में। तो पहला इसलिए गलत हो जाएगा। और तीसरा जो दिया हुआ है कि पिट्ठी पक्षी अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो ये गलत है। पिट्ठी पक्षी अभ्यारण्य जो है यह लक्षद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पे तीसरा भी गलत हो जाएगा। पहला तीसरा गलत है, सिर्फ दूसरा सही है। तो यहाँ पे सही पूछा गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश, न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी। कौन सा यहाँ पे जो है सही सुमेलित है। तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अत्यधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी परिघटना वाला क्षेत्र है। दूसरा कथन है, पृथ्वी के लगभग 90% भूकंप इसी भाग में आते हैं। तो यहाँ पे रिंग ऑफ फायर के संबंध में कौन से कथन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों कथन दिए हुए हैं, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानीय पवनों और उनके प्रवाह क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सिमूम अरब रेगिस्तान, खमशिन मिस्र, सामून कैलिफोर्निया, लेवेंटर स्पेन। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है स्थानीय पवन के तो यहाँ पे सामून जो कैलिफोर्निया दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। सामून कैलिफोर्निया का नहीं है। सामून जो है यह गर्म स्थानीय पवन है जो ईरान में प्रवाहित होती है। बाकी सिमोम अरब रेगिस्तान का है, बिल्कुल सही है। खमसिन जो है मिस्र का है, ये भी सही है। और लेवेंटर जो है यह स्पेन का है, ये भी सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सामून जो है यह ईरान की हवा है, गर्म हवा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। दूसरा कथन है, भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य केरल है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पहला कथन जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि भारत में जो सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है वह आपका गोवा है, जिसकी सीमा कितनी है, तो 101 किलोमीटर सीमा जो है यह किससे लगती है, तो यह समुद्र से शेयर करता है ये अपनी। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, सिर्फ पहला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की झीलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है, सबसे गहरी झील बैकाल झील। ऑप्शन बी है, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। ऑप्शन सी है, सबसे
ऊंची झील ओजस डेज सलाडो। ऑप्शन डी है सबसे खारी झील मृत सागर। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है सबसे खारी झील मृत सागर, यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्व की सबसे खारी झील मृत सागर नहीं बल्कि लेक वान गोलू है, जो कि तुर्की में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न देशों पर विचार कीजिए। कोलंबिया, केन्या, श्रीलंका, इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा उपयुक्त में से किन देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा इनमें से किन देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, श्रीलंका से होकर गुजरती नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। पंपा सरोवर कर्नाटक, दीपोर बील असम, उमियाम मेघालय, पाला महाराष्ट्र। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो पाला जो है यह महाराष्ट्र की नहीं है, ये आर्द्रभूमि घोषित की गई है और ये है मिजोरम की। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी पंपा सरोवर कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। दीपोर बील असम का है और उमियाम झील जो है यह मेघालय में स्थित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी में जो पाला यहाँ पे दिया हुआ है, तो पाला जो है यह मिजोरम की झील है, या महाराष्ट्र की नहीं है, तो यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एडन नहर, दामोदर नदी, एनिकट नहर, कावेरी नदी, त्रिवेणी नहर, गंडक नदी। अब यहाँ पे उपयुक्त नहरों में से किसका सही सुमेल है? तो यहाँ पे एडन नहर जो है या दामोदर नदी पर ही स्थित है, बिल्कुल सही है। एनिकट नहर जो है या कावेरी नदी पर स्थित है, और साथ ही त्रिवेणी नहर जो है या गंडक नदी पर स्थित है। तो तीनों कथन बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? पहला है मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। दूसरा कथन है अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। और तीसरा है विंध्य पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। और ऑप्शन डी है राजमहल उच्च भूमि वाला भूमि लावा निक्षेपों से निर्मित है, यानी कि राजमहल उच्च भूमि लावा निक्षेपों से निर्मित है। तो कौन सा यहाँ पे सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो यहाँ पे दिया हुआ है कि विंध्य पर्वत जो है वलित पर्वत का उदाहरण है, तो ये गलत है। विंध्य पर्वत जो है या भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। वलित पर्वत का उदाहरण जो है या हिमालय हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है ब्राजील की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दूसरा है हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, और तीसरा है गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, और ऑप्शन डी है अगुलहास की धारा तो हिंद महासागर। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी में जो हम्बोल्ट की धारा दिया हुआ है उत्तरी प्रशांत महासागर, ये गलत है। हम्बोल्ट की जो धारा है दक्षिणी प्रशांत महासागर में कहाँ पे चलती है? तो यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है हम्बोल्ट की धारा, जिसको पेरू करंट भी कहा जाता है, जो कि कुछ समय बाद अपनी नेचर यानी कि ठंडी से गर्म हो जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नॉर्मली ये ठंडी जलधारा है, लेकिन ये जब गर्म होती है तो मानसून पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संविधान में संशोधन के माध्यम से ही भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। दूसरा कथन है भारत और दूसरे देश के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए भी एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संस्थानों का उल्लेख संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्थान के रूप में किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में निम्नलिखित में से किस मामले या किन मामलों में से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं? पहला है क्षेत्रीय परिषद की स्थापना, दूसरा है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, तीसरा है अखिल भारतीय सेवाएं, चौथा है उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी।
यानी कि क्षेत्रीय परिषद की स्थापना, अखिल भारतीय सेवाएं और उच्च न्यायालय जो है इनसे संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। तो कथन है यहाँ पे, लोकसभा के संचालन के समय यदि कोरम पूरा नहीं होता तो अध्यक्ष का दायित्व है कि वह सदन को स्थगित कर दे। अब कारण क्या है कि कोरम सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। तो कौन सा यहाँ पे कथन सही होगा, कौन सा ऑप्शन? तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा कथन भी कथन कारण से संबंधित है। तो कथन है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। कारण क्या है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन कारण दोनों सही हैं बट व्याख्या नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। दूसरा कथन है, तीनों स्तरों पर पंचायत के सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है? सही कथन का यहाँ पे आंसर देना है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी कि दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के वापस लेने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आपातकाल की उद्घोषणा को आवश्यक बनाने वाली स्थितियों के अनुपस्थित होने के साथ ही आपातकाल की उद्घोषणा परिवर्तन में नहीं रहेगी। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति को उद्घोषणा अवश्य ही वापस ले लेनी चाहिए यदि संसद का कोई भी सदन इसको जारी रखने को अस्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर देता है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के स्रोतों में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में नहीं लिया गया? 1935 से नहीं लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, आपातकालीन उपबंध। तो यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है या भारत शासन अधिनियम 1935 से नहीं लिया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है या जापान के संविधान से ली गई है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध संविधान के 42वें संशोधन से है? ऑप्शन ए, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ना। ऑप्शन बी, वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त ये तीनों प्रावधान जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भाग 5 संघ सरकार, भाग 6 राज्य सरकारें, भाग 8 नगर पालिका, भाग 9 पंचायतें। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो भाग 8 दिया हुआ है नगर पालिका, यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र का विवरण है, ना कि नगर पालिका का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी भाग 5 संघ सरकार और भाग 6 राज्य सरकार और भाग 9 में पंचायतें हैं, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार समता का अधिकार श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता? विधि के समक्ष समता, अपृश्यता का अंत, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। कौन सा इसमें नहीं आता है? तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है या मूल अधिकार में नहीं आता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि विधेयक को पूरा स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, यह यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है। दूसरा कथन है, संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है। तीसरा कथन है, अखिल भारतीय सेवाएं संविधान की संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाए रखती हैं। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है।
तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा कथन तो सही है, बट यहाँ पे तीसरा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? पहला कथन है जब दोनों सदनों के शस्त्र ना चल रहे हों। दूसरा कथन है दोनों में से किसी एक सदन का शस्त्र ना चल रहा हो। तीसरा कथन है दोनों सदनों के शस्त्र चल रहे हों। उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 29 और 30 की दृष्टि से कोई संस्था अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं, यह कैसे तय होगा? पहला है वह अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा या उसके धर्म के संरक्षण का प्रयास करती हो। दूसरा है वह अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराती हो। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है, तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ क्षमादान है, दूसरी तरफ व्याख्या दिया हुआ है। तो लघुकरण जो है या कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना, तो ए का हो जाएगा दूसरा। और परिहार जो है या दंडादेश की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम करना, तो बी का हो जाएगा चौथा। और विराम जो है, विराम होता है किसी गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास, तो सी का हो जाएगा तीसरा। और परविलंब तो यह हो जाएगा मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।